सो हेलो एवरीवन, मैं सी अभिषेक बरड़िया आपके सामने लेके आया हूँ आरटीपी रिवीजन टेस्ट पेपर। जी हाँ, सीए इंटर का टैक्सेशन में जीएसटी वाला जो पार्ट है, तो जो आईसीआई ने रिलीज़ किया रिवीजन टेस्ट पेपर, उसका डिस्कशन हम यहाँ पे कर रहे हैं एप्लीकेबल फॉर जनवरी 2026 एग्जामिनेशन। तो सबसे पहली खास बात ही आपके लिए जो अप्लाई होती है वो आपको पता होना चाहिए दोस्तों कि जनवरी 26 में अगर आपका एग्ज़ाम है तो अमेंडमेंट कहाँ तक के अप्लाई हो रहे हैं। 30 जून 2025 तक के जितने भी अमेंडमेंट्स हैं ये आपके एग्ज़ाम के लिए फुल्ली एप्लीकेबल, फुल्ली रेलिवेंट होते हैं। करेक्ट। तो चलिए आइए थोड़ा सा आरटीपी में डिस्कशन करते हैं इसके अलावा। करेक्ट। तो अगर हम इसकी बात कर रहे हैं, करेक्ट, तो किस तरीके से सवाल आपको देखने को मिल सकते हैं। तो सबसे पहले आप जानते हैं शुरुआत होती है केस सिनेरियो से। जीएसटी में जब भी एग्जाम में पेपर आएगा केस सिनेरियो आएगा। केस सिनेरियो के बारे में मैंने आपको बताया था कि एग्जाम में केस सिनेरियोज जीएसटी के कई बार लॉ से आते हैं सीधा सीधा। तो अगर आपको वो लॉ की नॉलेज है, जानकारी है, तो वो केस सिनेरियो बड़े स्कोरिंग और बड़े इजी अपॉर्चुनिटीज आपको देते हैं। चलो आओ फटाफट ऐसे कुछ केस सिनेरियोज के डिस्कशन करते हैं। और केस सिनेरियो का पैटर्न आप जानते हैं, हर पैराग्राफ होता है, पैराग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चन होता है। तो कई बार क्वेश्चन पढ़ के भी आप रेलिवेंट पैराग्राफ को पढ़ सकते हैं। करेक्ट। तो केस सिनेरियो को सॉल्व करने के अपने सारे अप्रोच होते हैं। ठीक, जैसे कि फॉर एग्जांपल अपन इसी में चलिए सवाल में आते हैं। पहला सवाल जो होता है उसके ऊपर आते हैं और फिर उससे रिलेटेड सवाल पढ़ने की कोशिश करते हैं। ठीक, सवाल क्या पूछ रहा है आपसे, वेदर इशू ऑफ रिवाइज टैक्स इनवॉइस बाय पैराडाइज रिसोर्ट इज वैलिड एज पर द रेलिवेंट प्रोविजन ऑफ द जीएसटी लॉ। अब यानी रिवाइज टैक्स इनवॉइस के बारे में बोल रहा है, तो अपने को थोड़ा सा स्टार्ट करना पड़ेगा केस सिनेरियो। क्या बोलता है केस सिनेरियो, चलिए देखते हैं। एबीसी एसोसिएट एंगेज इन द हॉस्पिटैलिटी सेक्टर इन राजस्थान अंडर द ट्रेड नेम पैराडाइज रिसोर्ट कमेंस्ड ऑपरेशन। तो उसने ऑपरेशन चालू किया 1 अप्रैल को। उसके बाद उसका एग्रीगेट टर्नओवर ध्यान रखिए क्रॉस हुआ 20 लाख रुपए 1 जून को। 1 जून को ही 20 लाख क्रॉस हो गया, यानी आप जानते हैं 1 जून ही क्या बन जाता है आपका, 1 जून बन जाता है डेट ऑफ लाइबिलिटी। करेक्ट। जैसे ही 1 जून को टर्नओवर क्रॉस हुआ, राजस्थान का है और सर्विस का काम है। करेक्ट। तो ऐसे पॉइंट ऑफ टाइम पे डेट ऑफ लाइबिलिटी उसका बन गया 1 जून, तो 1 जून को वो लाइबल टू रजिस्टर हो गया। एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन वाज फाइल्ड ऑन 15 जून। उसने एप्लीकेशन कब फाइल किया, एप्लीकेशन फाइल किया 15 जून को। याद करिए एप्लीकेशन कब तक फाइल करना पड़ता था, 30 दिन के अंदर फाइल करना पड़ता था दोस्तों। तो इसने 30 दिन के अंदर फाइल कर दिया। एंड रजिस्ट्रेशन वाज ग्रांटेड विथ इफेक्ट फ्रॉम 1 जुलाई 2025। तो रजिस्ट्रेशन को ग्रांट हुआ। रजिस्ट्रेशन ग्रांटेड मतलब 1 जुलाई 25 कौन सी डेट हो गई, जिस दिन उसको REG 06 मिला होगा, ये रजिस्ट्रेशन की ग्रांट डेट हो गई। उसने अप्लाई किया, वो तारीख थी 15 जून और उसको नंबर जिस दिन वो लायबल था वो था 1 जून। तो याद करिए हमारा इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन कब से मानते हैं, इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन अगर आप लायबल होने के 30 दिन के अंदर अप्लाई करते हैं, करेक्ट, तो फिर आपको नंबर कभी भी मिले, आपका इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन जो डेट ऑफ लायबिलिटी होता है वो आपका इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन होता है। तो यहाँ पे ये तारीख क्या रहेगी, ये तारीख आपकी, मतलब एक तरीके से समझिए ये तारीख को क्या बोलोगे आप, ये तारीख को आप अपना इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन बोलोगे। करेक्ट। तो दिस इज योर इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, ये अपन ने सीखा। करेक्ट। अब उसके बाद यानी इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन है, उसने क्या किया, पैराडाइज रिसोर्ट इशूड रिवाइज टैक्स इनवॉइसेस फॉर द पीरियड बिगिनिंग विद 15 जून। उसने रिवाइज इनवॉइस कहां से देना चालू कर दिया, उसने रिवाइज इनवॉइस देना चालू किया फॉर द पीरियड बिगिनिंग विद 15 जून। 15 जून से रिवाइज दे रहा है। 15 जून कौन सी तारीख, जिस दिन उसने अप्लाई किया था। याद करिए रिवाइज टैक्स इनवॉइस के बारे में हमने पूरा पढ़ा था, कहाँ पढ़ा था, तो सेक्शन 31 जो था, 31 का सबसेक्शन 3 जो है उसका क्लॉज ए, 31 सबसेक्शन 3 का क्लॉज ए जो है वो रिवाइज टैक्स इनवॉइस का कंसेप्ट देता था, जो क्या बोलता था, आप कब से कब रिवाइज टैक्स इनवॉइस दे सकते हैं, जो आपका इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन होता है। आपका इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन क्या है, 1 जून। 1 जून से लेके जिस दिन आपको रजिस्ट्रेशन ग्रांट हुआ, रजिस्ट्रेशन ग्रांट कब हुआ, 1 जुलाई। तो 1 जून से लेके 1 जुलाई तक जो भी आपने सप्लाई किया वो सारे सप्लाई का रिवाइज टैक्स इनवॉइस आप इशू कर सकते हैं। कब तक, नंबर आने के 1 महीने के अंदर, मतलब 1 जुलाई से 1 मंथ के अंदर अंदर आप रिवाइज टैक्स इनवॉइस इशू कर सकते हैं। करेक्ट। तो ये कंसेप्ट रिवाइज टैक्स इनवॉइस का हमने जान लिया था। ठीक, तो रिवाइज टैक्स इनवॉइस देखने के बाद अब थोड़ा सवाल की ओर बढ़े। सवाल में अब क्या पूछ रहा है, वेदर इशू ऑफ रिवाइज टैक्स इनवॉइस
बाय पैराडाइज रिसोर्ट इज वैलिड एज पर द रेलिवेंट प्रोविजन ऑफ द जीएसटी लॉ। तो क्या उसने जो रिवाइज टैक्स इनवॉइस किया उसने कब से दिया है? 15 जून से। तो क्या उसने जो किया वो ठीक है? पहला ऑप्शन यस, रिवाइज टैक्स इनवॉइस में बी इशूड फॉर द पीरियड 15 जून से 1 जुलाई। ये बोले जिस दिन आपने अप्लाई किया वहां से लेके जिस दिन आपको नंबर मिला वहां तक का रिवाइज इनवॉइस दे सकते हैं। क्या ऐसा है क्या? ना, जिस दिन आपका इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन है वहां से लेके डेट ऑफ ग्रांट ऑफ रजिस्ट्रेशन तक आप रिवाइज इनवॉइस दे सकते हो। ऑप्शन 1 तो करेक्ट नहीं दिख रहा। ऑप्शन नंबर 2 पे जब आप जाते हैं, ऑप्शन 2 क्या? नो, यानी उसने 15 जून से इनवॉइस दिया था रिवाइज, तो नो रिवाइज टैक्स इनवॉइस में बी इशूड फॉर द पीरियड 1 जून से 1 जुलाई विद इन 1 मंथ फ्रॉम 1 जुलाई। यस, यही तो आपका 31 सबसेक्शन 3 जो है, बेसिकली 31 सबसेक्शन 3 जो है, तो 31 सबसेक्शन 3 क्या कर रहा है? इसी सवाल का जवाब देता है आपको। करेक्ट? तो दिस इज नथिंग बट यही है हमारा सेक्शन 31 सबसेक्शन 3 का क्लॉज ए। तो उसने जो किया था 15 जून से इनवॉइस, वो तो गलत ही दिख रहा है। उसके आगे के अगर ऑप्शन खाली नाम के लिए आपके लिए मैं पढ़ूं अगर, तो मैं यस, रिवाइज टैक्स इनवॉइस में भी इशूड 15 जून से 1 जुलाई विद इन 15 दिन फ्रॉम 1 जुलाई, ये ऑप्शन तो कतई नहीं है। नो रिवाइज टैक्स इनवॉइस कैन बी इशूड ओनली आफ्टर रजिस्ट्रेशन ग्रांटेड पोस्ट 1 जुलाई। रिवाइज टैक्स इनवॉइस तो 1 जुलाई के बाद ही देना है, लेकिन कब से कब तक का पीरियड? तो ऑप्शन नंबर बी इज मोर अप्रोप्रिएट। तो मोर अप्रोप्रिएट अगर हम बात करें, इसका मतलब अब रीजनिंग भी अगर मैं आपको दे रहा हूं तो इसका मतलब हमने क्लियर कर लिया कि यहाँ पे टर्नओवर जो है आपका क्रॉस हुआ। टर्नओवर कब क्रॉस हुआ? आपका टर्नओवर क्रॉस हुआ 1 जून, ये आपका डेट ऑफ लाइबिलिटी टू रजिस्ट्रेशन हुआ। एप्लीकेशन आपने फाइल किया 15 जून को, जो कि विद इन 30 डेज है। ये बात आपको 25 सबसेक्शन 1 बोलता था कि 30 दिन के अंदर अप्लाई करना है। रजिस्ट्रेशन ग्रांट हुआ आपको, भले ही डेट ऑफ ग्रांट ऑफ रजिस्ट्रेशन 1 जुलाई है, लेकिन आपका इफेक्टिव डेट क्या होगा? इफेक्टिव डेट 1 जून होगा। ये बात भी अपन ने सेक्शन 25 में सीखी थी कि इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन क्या होता है। करेक्ट? तो इसलिए रिवाइज्ड इनवॉइस सेक्शन 31 सब सेक्शन 3 में होगा, जो कब से कब तक इशू कर सकते हैं? डेट ऑफ इशू ऑफ ग्रांट ऑफ, मतलब इफेक्टिव डेट से लेके डेट ऑफ इशू ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, वहां से 1 महीने के अंदर इशू कर सकते हैं। तो पहला ऑप्शन जो है वो हमारा सही हो गया, मतलब ऑप्शन नंबर बी जो है दैट इज द करेक्ट आंसर। ठीक, अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल में आपसे पूछ रहा है व्हाट इज द जीएसटी ट्रीटमेंट ऑफ परफॉर्मेंस बाय धरोहर ग्रुप। तो ये जो धरोहर ग्रुप है इसका परफॉर्मेंस का क्या ट्रीटमेंट होगा, उसके लिए क्वेश्चन में अपने को देखना पड़ेगा धरोहर ग्रुप के बारे में कहाँ दिया हुआ है। तो धरोहर ग्रुप के बारे में अगर आप देखें तो आपको उसके बारे में डिटेल मिल जाएगी। करेक्ट, उसके बारे में आपको डिटेल मिल जाएगी पॉइंट नंबर 2 में। क्या बोलता है? फॉर द न्यू ईयर सेलिब्रेशन पैराडाइज रिसोर्ट एंगेज्ड धरोहर ग्रुप अ क्लासिकल म्यूजिक ट्रूप फॉर परफॉर्मेंस एट एन अग्रीड कंसिडरेशन ऑफ 2.5 लाख रुपए। पहली बात तो क्लासिकल ग्रुप को एंगेज कियो और कंसिडरेशन कितने के लिए? 2.5 लाख रुपए के लिए। तो आपने क्लासिकल ग्रुप को एंगेज किया। अब सवाल यह है, ऑप्शन में देखते हैं क्या बोल रहा है, इसका जीएसटी ट्रीटमेंट क्या होगा। एंटायर कंसिडरेशन ऑफ 2.5 लाख इज टैक्सेबल। क्या पूरा 2.5 लाख टैक्सेबल है? नंबर 2, 1 लाख इज टैक्सेबल, 1.5 लाख इज एग्जेम्प्ट। अगर आप याद कर रहे हो तो परफॉर्मेंसेस, क्लासिकल परफॉर्मेंस 1.5 लाख तक एग्जेम्प्ट होते थे, ये कहीं उस और ले जा रहे हैं। एंटायर 2.5 लाख इज एग्जेम्प्ट, पूरा 2.5 लाख एग्जेम्प्ट हो जाएगा। ओनली 50,000 इज टैक्सेबल एज 2 लाख इज एग्जेम्प्ट फॉर क्लासिकल परफॉर्मेंस। तो हम क्लासिकल के केस में देखते थे कि जो भी क्लासिकल परफॉर्मेंस होते हैं अगर वहां पे कंसिडरेशन 1.5 लाख तक का होता है तो पूरा एग्जेम्प्ट होता है, लेकिन एक बार अगर वो कंसिडरेशन 1.5 लाख क्रॉस हो जाए तो फिर वो क्या होना चाहिए? वो पूरा कंप्लीटली टैक्सेबल होना चाहिए। तो कंप्लीटली टैक्सेबल, तो इसका अगर हम देखें तो इसका मतलब अब इसका आंसर क्या बनेगा? कंप्लीटली टैक्सेबल के ऑप्शन पे आप जाएं, इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए। तो वो जो 1.5 लाख है 1.5 लाख तक का एग्जेम्पशन वो आपको ऐसा नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे कंसिडरेशन 2.5 लाख का था। तो कंसिडरेशन 2.5 लाख का है, इसलिए यहाँ पे आप देखेंगे कि एग्जेम्पशन नहीं मिलने वाला। तो ये पूरा एंटायर कंसिडरेशन ऑफ 2.5 लाख रुपए आपका पूरी तरीके से टैक्सेबल होगा, वो एग्जेम्पशन यहाँ पे आपको नहीं दिया जाएगा। तो सेकंड का आंसर अपने को मिल गया। सेकंड का करेक्ट आंसर इज एंटायर कंसिडरेशन, यहाँ पे जो है कितने का? 2.5 लाख रुपए का पूरी तरीके से टैक्सेबल हो रहा है। तीसरे पे जब आप जाए, वेदर देयर विल बी एनी जीएसटी लाइबिलिटी ऑन इंटीरियर डिजाइनिंग सर्विस प्रोवाइडेड फ्री ऑफ कॉस्ट। क्या बोल रहे हैं दोस्तों? फ्री ऑफ कॉस्ट। जब भी एग्जाम में जीएसटी लाइबिलिटी फ्री ऑफ कॉस्ट की बात आती है, अक्सर आपका ध्यान जो है वो शेड्यूल 1 में जाना चाहिए, शेड्यूल 1 के 4 पैरा में जाना चाहिए। बाय DEF इंटीरियर्स विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज मोस्ट अप्रोप्रिएट इन दिस रिगार्ड। करेक्ट? तो मतलब
जो फ्री ऑफ कॉस्ट सर्विस दिया जा रहा है बाय DEF इंटीरियर, कौन सा चीज़ सही है। पहले DEF इंटीरियर के बारे में थोड़ा सा पढ़ ले। केस सिनेरियो में DEF इंटीरियर के बारे में आपको कहाँ मिल रहा है, आप उसके बारे में देखेंगे तो ये आपको यहाँ पे मिलता है कि फॉर इट्स होटल इंटीरियर्स पैराडाइज रिसोर्ट अवेल्ड इंटीरियर डिजाइनिंग सर्विस फ्री ऑफ कॉस्ट फ्रॉम DEF इंटीरियर जापान। जापान वाले से सर्विस ली, मतलब ये इंपोर्ट ऑफ सर्विस है, जिसका प्रोपराइटर कौन है, इज सन ऑफ वन ऑफ द पार्टनर ऑफ पैराडाइज रिसोर्ट। मतलब पैराडाइज रिसोर्ट जो कि एक फर्म है, उसका जो पार्टनर है उसका सन वो जापान में एक बिजनेस करता है DEF इंटीरियर का, उससे वो सर्विस इंपोर्ट की गई फ्री ऑफ कॉस्ट। अब अगर वो सर्विस इंपोर्ट की गई फ्री ऑफ कॉस्ट, तो आप जानते हैं इंपोर्ट ऑफ सर्विस दो जगह कवर्ड होता है GST में, एक सेक्शन 7 सबसेक्शन 1 क्लॉज बी और दूसरा पैरा 4 शेड्यूल 1। पैरा सेक्शन 7(1) भी यहाँ पे क्यों नहीं लग सकता, क्योंकि इट इज विदाउट कंसिडरेशन, और 7(1) भी लगता है व्हेनेवर देयर इज अ इंपोर्ट ऑफ सर्विस फॉर अ कंसिडरेशन, तो 7(1) भी का स्कोप बाहर हो गया। अब बात करते हैं पैरा 4 शेड्यूल 1 की। पैरा 4 शेड्यूल 1 जो है, पैरा 4 शेड्यूल 1 क्या बोलेगा, तो पैरा 4 ऑफ शेड्यूल 1 ये क्या बोलता है, एनी इंपोर्ट ऑफ सर्विस फ्रॉम अ रिलेटेड पर्सन और एनी ऑफ हिज एस्टेब्लिशमेंट लोकेटेड आउटसाइड इंडिया इवन इफ इट इज विदाउट कंसिडरेशन इन कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस इज अ डीम्ड सप्लाई। तो इस केस में यस, since import of service is from a related person in course furtherance of business, it will be treated as supply even if it is made without consideration। तो ये supply बन रहा है, क्यों, क्योंकि आपने किससे import किया है, from the son of the one of the partner, जो कि आपके related person की लिस्ट में आया। related person के बारे में याद करिए, बताया हुआ था explanation to section 15, तो वहाँ पे related person की पूरी लिस्ट होती थी। तो ये जो related person है, इसके बारे में आपने देखा था explanation टू सेक्शन 15, इसमें कई लोग रिलेटेड पर्संस की लिस्ट में आते थे, तो वो हो गया। नो, सिंस नो कंसिडरेशन वाज पेड सेम इज नॉट टैक्सेबल, इसका मानना है कि कंसिडरेशन ही नहीं है, ऐसे टैक्सेबल नहीं होगा, ऐसा भी नहीं होगा। नो इंपोर्ट ऑफ सर्विस फ्रॉम रिलेटेड पर्सन इज एग्जेम्प्ट, इंपोर्ट ऑफ सर्विस फ्रॉम रिलेटेड पर्सन एग्जेम्प्ट होता है, ऐसा भी हमने कहीं पढ़ा नहीं है, ठीक। और लास्ट, यस फुल्ली टैक्सेबल इररिस्पेक्टिव ऑफ वेदर यूज्ड फॉर बिजनेस और पर्सनल पर्पस। शेड्यूल 1 केवल बिजनेस एक्टिविटी के लिए आता है, पर्सनल एक्टिविटी के लिए शेड्यूल 1 नहीं आता है, ठीक। तो इसका मतलब अगर इसके हम आंसर्स पे जाएं तो थर्ड वाला जो केस अपन देख रहे थे फ्री इंटीरियर वाला, तो फाइनली क्या बनेगा कि यस, सिंस इंपोर्ट ऑफ सर्विस फ्रॉम अ रिलेटेड पर्सन इन कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस विल बी ट्रीटेड एज सप्लाई इवन इफ इट इज मेड विदाउट कंसिडरेशन। रेफरेंस बोलोगे तो क्या आएगा, पैरा 4 शेड्यूल 1, करेक्ट। तो पैरा 4 शेड्यूल 1 के अंदर ये सप्लाई बन जाएगा, हेंस दिस इज एंटायरली टैक्सेबल। तो ये अपना तीसरा केस बेस्ड भी बन चुका। तीसरे के बाद अगले में आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या पूछता है, व्हाट इज द टाइम ऑफ सप्लाई इन रिस्पेक्ट ऑफ मैरिज फंक्शन होस्टेड ऑन 1 जून 2025। तो जो मैरिज फंक्शन था वो 1 जून 25 को हुआ था, उसका टाइम ऑफ सप्लाई, मतलब टाइम ऑफ सप्लाई से रिलेटेड सवाल आ गया। टाइम ऑफ सप्लाई से रिलेटेड अगर सवाल है तो पहले अपन ने मैरिज फंक्शन के बारे में केस में पढ़ना है। मैरिज फंक्शन के बारे में क्या बोल रहा है, मैरिज फंक्शन का अगर आप क्वेश्चन में आएंगे तो पॉइंट नंबर 3 जो है, अब वो मैरिज फंक्शन के बारे में डील कर रहा है। क्या बोलता है, अ मैरिज फंक्शन वाज होस्टेड एट द होटल प्रीमाइसेस ऑन 1 जून। ये क्या है, डेट ऑफ सर्विस, जिस दिन सर्विस दिया गया। दूसरा आपने देखा, इनवॉइस फॉर द सेम वाज इशूड ऑन 28 जून। 1 जून का इनवॉइस इशू किया गया 28 जून को, 28 जून को इनवॉइस इशू किया गया। इसका मतलब क्या है, ये क्या बन जाता है, इनवॉइस कब तक इशू करना पड़ता है मुझे, विद इन 30 डेज, 30 दिन के अंदर इनवॉइस इशू हो गया। एंड कंसिडरेशन वाज रिसीव्ड ऑन 29 जून, ये क्या बन गया, ये बन गया आपका डेट ऑफ रिसीट ऑफ पेमेंट, इस दिन आपका पैसा आया, करेक्ट। 28 जून क्या है, 28 जून आपका है डेट ऑफ इनवॉइस, और 1 जून क्या है, 1 जून है डेट ऑफ सर्विस, यानी डेट ऑफ प्रोविजन ऑफ सर्विस, किस तारीख को आपने सर्विस दी थी। तो सेक्शन 31 सब सेक्शन 2 जो इनवॉइस कब इशू करना चाहिए उसके बारे में, सर्विस का नॉर्मल केस, वो क्या बोलता था, इनवॉइस मस्ट बी इशूड बिफोर और विद इन 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ प्रोविजन ऑफ सर्विस। अगर वो आप करते हैं तो यहाँ पे 1 जून के 30 दिन के अंदर इनवॉइस इशू किया गया है, अगर आप वो करते हैं तो फिर टाइम ऑफ सप्लाई क्या होगा, दिस इज अ केस ऑफ सर्विस। तो टाइम ऑफ सप्लाई जो है सर्विस का, ये कहाँ से निकलता है, ये निकलता है ये निकलता है आपका सेक्शन 12 में, सेक्शन 13 में, करेक्ट। तो टाइम ऑफ सप्लाई कहाँ से आएगा, ये आएगा सेक्शन 13 का सबसेक्शन 2,
करेक्ट। 31(2) में आपने क्या निकाला, इनवॉइस कब देना चाहिए, इनवॉइस टाइम पे इशू हुआ तो टाइम ऑफ सप्लाई 13(2) क्या बोलता है कि जहां पे इनवॉइस ड्यू डेट में इशू हुआ तो कंपैरिजन किसके बीच में होगा, कंपैरिजन होगा डेट ऑफ इनवॉइस और डेट ऑफ रिसीट ऑफ पेमेंट विच एवर इज अर्लियर। क्योंकि इस केस में इनवॉइस ड्यू डेट में इशू हुआ है तो डेट ऑफ इनवॉइस है अपने पास 28 जून और डेट ऑफ रिसीट ऑफ पेमेंट है अपने पास 29 जून। तो दोनों में से विच एवर इज अर्लियर, तो विच एवर इज अर्लियर मतलब टाइम ऑफ सप्लाई 100% अपना क्या बनना चाहिए, 28 जून बनना चाहिए। करेक्ट। तो हमने पूरा कैलकुलेट करके देखा कि टाइम ऑफ सप्लाई क्या आना चाहिए। तो इस केस में टाइम ऑफ सप्लाई देखिए ऑप्शन आपके सामने क्या क्या दे रहा है, व्हाट विल बी द टाइम ऑफ सप्लाई, 1 जून, 28 जून, 29 जून, 30 जून। तो फाइनली हमारा जवाब बनता है 28 जून। क्या जवाब बनता है, 28 जून जो हमने निकाला था अभी। करेक्ट। तो 28 जून आपका टाइम ऑफ सप्लाई यहाँ पे बनता है। तो फोर्थ का आंसर चेक करते हैं, फोर्थ का आंसर अपना ऑप्शन नंबर बी के अंदर आ गया। ठीक। आखिरी एमसीक्यू में है, आखिरी केस बेस्ड एमसीक्यू क्या बोलता है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, इनमें से क्या स्टेटमेंट करेक्ट है उसके बारे में पूछ रहा है। स्टेटमेंट नंबर 1 क्या बोल रहा है, स्टेटमेंट नंबर 1 बोल रहा है प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस प्रोवाइडेड टू मिस्टर अजय विल बी लोकेशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी दैट इज राजस्थान। तो प्लेस ऑफ सप्लाई अजय का जो कि इन रिलेशन टू इमूवेबल प्रॉपर्टी है, लोकेशन वो जगह है राजस्थान। और स्टेटमेंट 2, नो जीएसटी इज पेबल इन केस ऑफ ट्रांसफर ऑफ बिजनेस एज अ गोइंग कंसर्न। तो जब भी बिजनेस आप गोइंग कंसर्न में देते हो तो जीएसटी पेबल नहीं होता। तो पहली बात अजय और गोइंग कंसर्न के बारे में केस में क्या लिखा हुआ है थोड़ा सा उसके बारे में देख लें। ठीक। तो अपने केस में अजय की जब बात करते हैं, अजय के बारे में दिया हुआ है अदर रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन पॉइंट नंबर 1, मिस्टर अजय अ जीएसटी रजिस्टर्ड पर्सन इन मध्य प्रदेश अवेल्ड लॉजिंग अकोमोडेशन सर्विस। तो लॉजिंग और अकोमोडेशन की सर्विस है एट द रिसोर्ट फॉर 2 नाइट्स एंड 3 डेज। तो अजय ने अकोमोडेशन लॉजिंग की सर्विस ली है। तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा, तो जब भी लॉजिंग अकोमोडेशन की सर्विस होती है आप जानते हैं प्लेस ऑफ सप्लाई के बारे में दिया हुआ था आईजीएसटी एक्ट के अंदर, सर्विस का है तो सेक्शन 12 और इमूवेबल प्रॉपर्टी है तो 12 सब सेक्शन 3। जब भी इमूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड बात होती है प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होता है, लोकेशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। तो वो इमूवेबल प्रॉपर्टी जो है वो आपने देखा था कहाँ पे है, राजस्थान में। तो इसलिए प्लेस ऑफ सप्लाई इसका राजस्थान बनता है, भले ये एमपी का हो। और दूसरा जो इसने गोइंग कंसर्न बिजनेस की बात बोला था, ओइंग टू एक्सटेंसिव कंप्लायंस रिक्वायरमेंट मैनेजमेंट इज एक्सप्लोरिंग पॉसिबिलिटी ऑफ ट्रांसफरिंग द होटल बिजनेस एज अ गोइंग कंसर्न। तो वो बिजनेस को गोइंग कंसर्न में बेच रहे हैं। तो गोइंग कंसर्न में बेचना आप जानते हैं एग्जेम्प्ट होता है। तो एग्जेम्प्ट होता है तो इसका मतलब अगर अपने स्टेटमेंट पे जाते हैं तो मीनिंग देयर बाय स्टेटमेंट 1 लॉजिंग अकोमोडेशन प्लेस ऑफ सप्लाई इज इमूवेबल प्रॉपर्टी राजस्थान, वो सही दिख रहा है आपका। और ट्रांसफर ऑफ बिजनेस इज गोइंग कंसर्न वो सप्लाई ऑफ सर्विस होता है, लेकिन उसे एग्जेम्प्ट किया गया नोटिफिकेशन 12/2017 में। तो इसलिए दोनों ही ऑप्शन आपके क्या दिख रहे हैं, दोनों ही ऑप्शन आपके करेक्ट दिख रहे हैं। तो ऑप्शन 1 यानी स्टेटमेंट 1 भी करेक्ट है और ऑप्शन 2 मतलब स्टेटमेंट 2 भी आपका करेक्ट है। जब दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट हो गए दोस्तों तो इसका मतलब बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट। फिफ्थ का आंसर क्या बना, फिफ्थ का आंसर आपका ए बन गया। ठीक। तो यहाँ पे ये हमारा केस बेस्ड एमसीक्यू जो है वो पूरी तरीके से हमने डिस्कशन के साथ विथ रीजंस लॉजिक्स पूरी तरीके से खत्म किया। अब उसके बाद थोड़ा सा आगे बढ़े तो अब अगला सवाल जो आप जानते हैं ऑब्वियसली पहला सवाल आता है तो वो पहला सवाल आपको थोड़ा ट्रिकी रहेगा, इधर उधर की चीज़ें बात करेगा जिससे आपको कैलकुलेशन करना पड़ता है। चलो इसके बारे में थोड़ा डिस्कशन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 आरटीपी का, मिस्टर पृथ्वीराज रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी इज एंगेज्ड इन सप्लाइंग सर्विसेज। तो पृथ्वीराज का काय का काम है, सर्विसेज का काम है। क्वेश्चन को पहले ध्यान से देखते हैं। डिस्कस्ड इन द टेबल बिलो इन महाराष्ट्र, तो सर्विस है वो भी कहाँ पे, महाराष्ट्र पे। He has furnished the following information with respect to services provided or received by him during the month of Feb। काम की इंफॉर्मेशन पहले आप क्वेश्चन से निकाल ले। करेक्ट। सर्विस का काम है महाराष्ट्र में और फेब मंथ की डिटेल दे रहा है। जब फेब मंथ की डिटेल दे रहा है, अब क्या क्या डिटेल दे रहा है थोड़ा उसकी बात कर लेते हैं। ठीक। 1 2 3 पहले क्वेश्चन का आउटलाइन बाउंड्री जानना जरूरी है। तो 1 से लेके 7 तक इंफॉर्मेशन है, करना क्या है पहले नोट्स में देख लें। रेट जो है 9-9-18% है, चलो ठीक बात है। ऑल इनवर्ड आउटवर्ड सप्लाईज आर एक्सक्लूसिव ऑफ टैक्सेस, मतलब जो भी फिगर ऊपर दिए सब एक्सक्लूडिंग टैक्सेस है। तो ये वाला नोट भी हमने कंसिडर कर लिया, मतलब पहले नोट से यूज हो जाए। ऑल कंडीशंस नेसेसरी फॉर अवेलिंग आईटीसी आर फुलफिल्ड, पहले आपने क्वेश्चन ने अज्यूम कर लिया कि सारी आईटीसी की कंडीशंस फुलफिल हो रही है। ऑल ट्रांजैक्शंस मेंशन्ड अबव आर इंट्रा स्टेट
यानी जो भी ट्रांजेक्शन दिए हुए वो इंट्रा स्टेट है अनलेस इंफॉर्मेशन डिटर्मिनेशन ऑफ प्लेस ऑफ सप्लाई इज गिवन, अनलेस प्लेस ऑफ सप्लाई के प्रोविजंस आप निकाल सकते हैं और ट्रांजेक्शन को इंट्रा या इंटर डिसाइड कर सकते हो। टर्नओवर ऑफ पृथ्वीराज वाज 2.5 करोड़ इन द प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर, उसका पिछले साल का टर्नओवर जो है वो 2.5 करोड़ था। करना क्या है, कंप्यूट द नेट जीएसटी पेबल इन कैश बाय मिस्टर पृथ्वीराज फॉर द मंथ ऑफ फेब। तो आपको नेट जीएसटी लायबिलिटी कितनी है, नेट जीएसटी लायबिलिटी बताना है। अब नेट जीएसटी लायबिलिटी बताना है मतलब ये 7 पॉइंट के अंदर अब अपना डिस्कशन होगा, क्या आउटपुट है क्या इनपुट है उसकी बात करना है और फिर नेट जीएसटी लायबिलिटी पे आना है। ठीक, नंबर 1, कार्नाटिक म्यूजिक परफॉर्मेंस गिवन बाय मिस्टर पृथ्वीराज टू प्रमोट अ ब्रांड ऑफ रेडीमेड गारमेंट्स। तो कर्नेटिक परफॉर्मेंस तो दिया लेकिन किस पर्पस के लिए दिया, प्रमोशन के लिए। तो आप जानते हैं जो एग्जामिशन मिलता है वो क्लासिकल और सबके परफॉर्मेंसेस के लिए मिलता है अगर कंसिडरेशन 1.5 लाख तक हो, पर यहाँ पे ये किसके लिए है, प्रमोशन सर्विस फॉर एज अ ब्रांड एम्बेसडर, तो वो स्पेसिफिकली एग्जामिशन से विड्रॉन है तो ये टैक्सेबल होगा। तो ये पूरी तरीके से क्या होने वाला है, ये चीज आपके लिए पूरी तरीके से टैक्सेबल होने वाली है। और टैक्सेबल होने वाली है तो रेट बाय डिफॉल्ट आप जानते हैं क्वेश्चन में दिया हुआ 18%। तो इसका मतलब अब आप देखिए तो किस तरीके से, मतलब अगर हम बात करेंगे तो ये जो 1,40,000 है तो ये क्या होने वाला है, ये पूरी तरीके से टैक्सेबल होने वाला है। तो सबसे पहले ये देख लीजिए कर्नाटिक म्यूजिक परफॉर्मेंस जो हमने किया 1,40,000, इस पे टैक्स निकालेंगे 9% से तो 12,600 बाय डिफॉल्ट से इंट्रा स्टेट ट्रांजेक्शन मानते हुए दिस इज कंप्लीटली टैक्सेबल। अगला, आउटडोर कैटरिंग सर्विस अवेल्ड फॉर मार्केटिंग इवेंट ऑर्गेनाइज्ड फॉर हिज प्रोस्पेक्टिव कस्टमर। ये तो आपने आउटडोर कैटरिंग सर्विस अवेल करी, अवेल 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 मतलब ये तो किससे रिलेटेड है, ये तो इनपुट से रिलेटेड है। इनपुट मतलब आईटीसी से रिलेटेड, ये वाला टॉपिक जो है ये तो इनपुट टैक्स से रिलेटेड है, इनपुट टैक्स क्रेडिट से। ठीक, तो अब क्या इसका आईटीसी मिलता है क्या, आउटडोर कैटरिंग सर्विस जो आपने अवेल किया, याद करिए सेक्शन 17 सब सेक्शन 5 का क्लॉज बी स्पेसिफिकली कैटरिंग की सर्विस को क्या करता है, ब्लॉक करता है। तो इसका आईटीसी जो है वो आईटीसी तो आपको मिलने नहीं वाला। तो अगर इसके आईटीसी की आप बात करते हैं, करेक्ट, इसके अगर आईटीसी की आप बात करेंगे तो इसका आईटीसी तो मिलेगा नहीं जब इनपुट, ये तो देखिए जैसे फॉरवर्ड या स्टेप 1 का कैलकुलेशन था तो ये स्टेप 2 आईटीसी अवेलेबल। तो आईटीसी अवेलेबल में देखिए आउटडोर कैटरिंग सर्विस जो हुआ तो आउटडोर कैटरिंग सर्विस 50,000 रुपये, इसका आईटीसी नहीं मिलने वाला किसी भी फॉर्म पे, कारण आप जानते हैं दिस इज एंटायरली ब्लॉक। तो ये जो ब्लॉक्ड होता है वो ब्लॉक आपको पता है 17 सब सेक्शन 5 टू बी मोर स्पेसिफिक क्लॉज बी में ये पूरी तरीके से ब्लॉक होता है। तो ये भी अपन ने देख लिया। यस, तीसरा पॉइंट, सर्विस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ स्टूडेंट्स, सर्विस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ स्टूडेंट्स प्रोवाइडेड टू सुभाषकर कॉलेज प्रोवाइडिंग एजुकेशन एज अ पार्ट ऑफ करिकुलम फॉर ऑब्टेनिंग अ रिकॉग्नाइज्ड क्वालिफिकेशन। ये ट्रांसपोर्टेशन सर्विस दे रहे हो, ट्रांसपोर्टेशन की सर्विस किसको दे रहे हो, ऑफ स्टूडेंट। तो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ स्टूडेंट की सर्विस दे रहे हो, कौन किसको दे रहा है, यानी क्वेश्चन में जो दिया हुआ है नाम पृथ्वीराज, तो पृथ्वीराज ये सर्विस दे रहा है। इसका मतलब अगर यही सर्विस एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन अपने स्टूडेंट फैकल्टी स्टाफ को देता है वो तो पूरी तरीके से एग्जेम्प्ट होता है, लेकिन अगर पृथ्वीराज एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को सर्विस दे रहा है तो याद करो एंट्री नंबर 66 एग्जेम्पशन नोटिफिकेशन 12/2017 66 के क्लॉज बी में जो पहला एग्जाम्पशन मिलता है इनपुट का वो तभी मिलता है जब ये ट्रांसपोर्टेशन की सर्विस जो है वो किसको दी जाती है, वो दी जाती है टू एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन कैटेगरी 1 वाला। 3 कैटेगरी होते हैं अपने पास, प्री स्कूल स्कूल वाले, कॉलेज यूनिवर्सिटीज वाले और फिर वोकेशनल वाले। तो यहाँ पे ये सर्विस किसको दी जा रही है, ये सर्विस दी जा रही है सुभाषकर कॉलेज जो कि अपने डिस्कशन में कौन है, ये कैटेगरी 2 एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है। तो सर्विस तो दे रहे हो लेकिन किसको दे रहे हो, कैटेगरी 2 एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को दे रहे हो। तो क्या ये एग्जाम्पशन मिलने वाला है, ये एग्जाम्पशन भी नहीं मिलने वाला, तो ये पूरी तरीके से टैक्सेबल होगा। और जब ये चीज़ टैक्सेबल होगी तो इसका मतलब इस पे अपने को जीएसटी भी लेना पड़ेगा सामने वाले से और उसका टैक्स गवर्नमेंट को देना भी पड़ेगा। तो इसलिए अगर आप देखें तो ये हमारे आउटपुट में जुड़ने वाला है, ये जो सर्विस दे रहे हो तो देख लीजिए सर्विस ये जो है तो सर्विस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ स्टूडेंट्स प्रोवाइडेड टू सुभाषकर कॉलेज। तो ये जो सर्विस है 1 लाख, ये 9,000 अगेन पूरी तरीके से टैक्सेबल हो गया। क्लियर भी कर दिया कि सर्विसेज ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ स्टूडेंट प्रोवाइडेड टू एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन
अदर देन यानी क्या क्लियर किया उसमें, अदर देन इंस्टीट्यूशन प्रोवाइडिंग प्री स्कूल एजुकेशन आर नॉट एग्जेम्प्ट, करेक्ट। तो ये एग्जेम्प्ट नहीं होती कैटेगरी 1 के अलावा, ठीक। तो इसलिए ये चीज टैक्सेबल हो गई। तो ये ट्रीटमेंट भी अपन ने देख लिया, यानी तीसरे सर्विस का ट्रीटमेंट भी आप अच्छी तरीके से देख चुके हैं। उसके बाद थोड़ा सा आगे बढ़े तो अगला पॉइंट, लीगल सर्विस अवेल्ड फॉर ऑफिशियल पर्पस फ्रॉम एन एडवोकेट लोकेटेड इन गुजरात। आपने लीगल सर्विस ली किससे, एडवोकेट इन गुजरात। और लीगल सर्विस आप जानते हैं कौन सा केस है, रिवर्स चार्ज का केस होता है। बिजनेस पर्पस के लिए लिया था और पिछले साल आपका टर्नओवर भी थ्रेशोल्ड को क्रॉस कर रहा है। तो जब आपका टर्नओवर थ्रेशोल्ड से क्रॉस कर रहा है, इसका मतलब रिवर्स चार्ज के प्रोविजंस आप पे अप्लाई होंगे। जब रिवर्स चार्ज अप्लाई होता है तो रिवर्स चार्ज का कंसेप्ट क्या होता है कि आपको उसमें टैक्स भी देना पड़ेगा, फिर आपको उस चीज का इनपुट भी मिल जाएगा। और एडवोकेट लोकेटेड इन गुजरात है, तो एडवोकेट लोकेटेड इन गुजरात है, आप राजस्थान के और ये गुजरात का, मतलब टू डिफरेंट स्टेट इंटर स्टेट सप्लाई, तो ये IGST स्पेसिफिकली निकल सकता है। तो अब क्या करना पड़ेगा, इस 1,75,000 पे 18% जो भी आएगा ये आपका रिवर्स चार्ज की लाइबिलिटी आएगी। तो ये आपको आउटपुट में भी जोड़ना पड़ेगा, ये आपको इनपुट में भी जोड़ना पड़ेगा। तो इसका मतलब कैलकुलेशन में जब हम बात करेंगे, कैलकुलेशन में जब आप बात करेंगे रिवर्स चार्ज का, ठीक, ये तो पूरा कैलकुलेशन फॉरवर्ड चार्ज का होगा। तो देखिए लीगल सर्विस, अब ये कैलकुलेशन रिवर्स चार्ज का, लीगल सर्विस अवेल्ड फ्रॉम एडवोकेट, तो ये जो 1,75,000 है इस पे सीधा 18% IGST आपने इधर कैलकुलेट किया। अब ये आपने कैलकुलेट किया तो ये क्लियर कर दिया कि इस केस में लीगल सर्विस जो रिसीव्ड हो रही है ये एग्जेम्प्ट नहीं होगा, क्योंकि टर्नओवर आपका पिछले साल थ्रेशोल्ड को क्रॉस कर चुका है। और प्लेस ऑफ सप्लाई यहाँ पे स्पेसिफिकली निकालने का ऑप्शन है, तो प्लेस ऑफ सप्लाई जो है महाराष्ट्र, फर्दर सिंस प्लेस ऑफ सप्लाई बीइंग द लोकेशन ऑफ रजिस्टर्ड पर्सन सेम इज अ इंटर स्टेट सप्लाई, तो वो एक तरीके का इंटर स्टेट सप्लाई माना जाएगा, ठीक। आई थिंक ये प्लेस ऑफ सप्लाई गुजरात होना चाहिए, महाराष्ट्र लिखा हुआ है, ठीक। दिस कैन बी देन एरर, ये सजेस्टेड का। क्वेश्चन में आप देखेंगे तो क्वेश्चन में इधर आपको क्या दिया हुआ है, गुजरात का, एडवोकेट इज लोकेटेड इन गुजरात। तो जब एडवोकेट गुजरात का है तो प्लेस ऑफ सप्लाई गुजरात होगा होना, और प्लेस ऑफ सप्लाई अगर गुजरात है, करेक्ट। एडवोकेट के बारे में और कोई इन्फॉर्मेशन तो है नहीं। पृथ्वीराज जो है वो क्या है, सप्लाइंग सर्विस इन महाराष्ट्र है, तो पृथ्वीराज महाराष्ट्र का है, लेकिन लीगल सर्विस जो है वो गुजरात की है, ओके। रेसिपिएंट ये सप्लायर की जगह है, ओके, दिस इज करेक्ट, ये सप्लायर की जगह है। रेसिपिएंट की जगह जो है वो तो लीगल सर्विस जो रिसीव कर रहा है वो महाराष्ट्र है, तो भी टू डिफरेंट स्टेट ही हुआ, टू डिफरेंट स्टेट है तो IGST, दिस इज करेक्ट, करेक्ट, दिस इज एब्सोल्युटली करेक्ट, ठीक। तो वो प्लेस ऑफ सप्लाई महाराष्ट्र ही निकल के आएगा, ये भी अपन ने सीख लिया। बट इन केस इट इज IGST, और IGST में पहले तो आप क्या करेंगे, पहले आप इसका टैक्स देंगे, तो ये 31,500 आपकी आउटपुट लाइबिलिटी में जुड़ा, ठीक। सेम चीज अब आप जानते हैं कहाँ जाना चाहिए, देखिए ये आपका GST पेबल अंडर रिवर्स चार्ज आया। सेम चीज आपके इनपुट के कैलकुलेशन में भी आना चाहिए, चेक करते हैं। देखिए सेम चीज आपके इनपुट के कैलकुलेशन में भी आया कि आपने उसको ITC में भी जोड़ा, कि जो भी लीगल सर्विस है 1,75,000 का 31,500 आपने ITC में उसको लिया, ठीक। तो ये भी आ चुका, तो ये भी डिस्कशन अपना हो चुका इस पॉइंट का। अगला पॉइंट, सर्विस प्रोवाइडेड टू वेल्थ बैंक, किसको सर्विस दे रहे हो, वेल्थ बैंक को, करेक्ट। तो सर्विस प्रोवाइडेड टू वेल्थ बैंक, जो सर्विस दिया जा रहा है एज अ बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट, एज अ बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट दिया जा रहा विथ रिस्पेक्ट टू अकाउंट्स इन ब्रांच ऑफ द बैंक लोकेटेड इन अर्बन एरिया। तो याद करिए, बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट जब बैंकिंग लोगों को सर्विसेज देता है तो वो चीज एग्जेम्प्ट तब होती है व्हेन द अकाउंट इज लोकेटेड इन रूरल एरिया, वो एग्जेम्प्ट होता है। ये तो अर्बन एरिया का ब्रांच है, तो अर्बन एरिया का ब्रांच है तो पहली बात ये टैक्सेबल होगा, दिस इज टैक्सेबल। अब सवाल है टैक्सेबल है तो इसमें टैक्स कौन देगा, फॉरवर्ड चार्ज की रिवर्स चार्ज। तो याद करिए, बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट पे रिवर्स चार्ज का पॉइंट कब आता था, जब एजेंट ऑफ बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट को सर्विस देता है तब रिवर्स चार्ज होता है। यहाँ तो बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट जो है वो बैंक को सर्विस दे रहा, तो इस केस में दिस अ केस ऑफ फॉरवर्ड चार्ज। अगेन उस व्यक्ति ने ही टैक्स देना है, तो उस व्यक्ति ने टैक्स देना है तो वापस से आप देख लो, फॉरवर्ड चार्ज के केस में जब उस व्यक्ति ने ही टैक्स देना है तो इसका मतलब सर्विस प्रोवाइडेड टू वेल्थ बैंक एज अ बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट आ गया। तो जब टू वेल्थ बैंक एज अ बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट आया तो इसका मतलब ये 2 लाख का 9% मतलब 18,000 आपका टैक्स आ जाएगा। तो ये वाली सर्विस भी हो गई। उसके बाद अगला एरिया, अगला पॉइंट का ट्रीटमेंट, सारे पॉइंट के ट्रीटमेंट हम करते जा रहे हैं।
रिकवरी एजेंट सर्विस प्रोवाइडेड टू अ कार डीलर। रिकवरी एजेंट की सर्विस यानी वसूली भाई सर्विस, अपनी वसूली भाई सर्विस पे रिवर्स चार्ज कब लगता था? याद करो, जब आप बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस उनको सर्विस देते थे तब रिवर्स चार्ज के प्रोविजन अप्लाई होते थे। आप ये किसको दे रहे हो? रिकवरी एजेंट की सर्विस प्रोवाइडेड टू अ कार डीलर, कार डीलर को दे रहे हो, तो ये रिवर्स चार्ज का केस ही नहीं होता। करेक्ट। तो ये चीज क्या है? ये चीज अगेन फॉरवर्ड चार्ज है। तो फॉरवर्ड चार्ज में सीधा सीधा ये वाली जो सर्विस है, ये वाली सर्विस आपकी टैक्सेबल हो जानी चाहिए। ठीक। तो अगर आप देखेंगे तो सर्विस प्रोवाइडेड एज अ रिकवरी एजेंट, तो ये देख लीजिए 15,000 की जो सर्विस दी, तो ये फॉरवर्ड चार्ज में अगेन 9% के हिसाब से 1350 टैक्सेबल हो गया। तो ये पॉइंट का ट्रीटमेंट भी अपन ने ले लिया। उसके बाद लास्ट पॉइंट क्या बोलता है? लास्ट पॉइंट है जनरल इंश्योरेंस टेकन ऑन अ कार सीटिंग कैपेसिटी 5, सीटिंग कैपेसिटी 5 है, यूज फॉर ऑफिशियल पर्पस। मैं बोलता हूँ आप कार का इस्तेमाल कुछ भी करिए, अगर सीटिंग कैपेसिटी 13 के नीचे है और ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पर्सन के लिए है तो वो ब्लॉक होता है, अनलेस आप वो 3 एक्सेप्शनल बिजनेस में आए। करेक्ट। तो ये जो 40,000 है जनरल इंश्योरेंस, ये भी आईटीसी से रिलेटेड पॉइंट है, लेकिन आप जानते हैं इसका आईटीसी भी क्या होगा? इसका आईटीसी भी ब्लॉक होता है। इसका ब्लॉकेज आपको कहाँ मिलता है? इंश्योरेंस का है। तो 17 सबसेक्शन 5 में क्लॉज आता है, क्लॉज ए बी। करेक्ट। तो 17 सबसेक्शन 5 के क्लॉज ए बी में इसका इनपुट क्या होगा? इसका इनपुट भी पूरी तरीके से ब्लॉक होगा। तो इसका इनपुट जब पूरी तरीके से ब्लॉक होगा तो आप देखिए इंश्योरेंस की बात आई, जनरल इंश्योरेंस टेकन, तो ये 40,000 की हमने सर्विस ली थी पर ये पूरी तरीके से ब्लॉक है, इसलिए ये इनपुट में नहीं जुड़ा। ये ब्लॉकेज कहाँ गया? रीजन अपन ने देखा 17 सबसेक्शन 5, क्लॉज की बात करें तो क्लॉज ए बी, वहां पे ये चीज ब्लॉक हो गई। ठीक। तो ये भी अपन ने देख लिया। इसका मतलब जितने भी पॉइंट्स थे वो सारे पॉइंट्स के ट्रीटमेंट अपन ने कर लिए। अब सारे पॉइंट के ट्रीटमेंट कर लिए, इसका मतलब अब अगर हम फाइनल आंसर को लुकअप करें, करेक्ट, कि जो भी हमने ट्रीटमेंट अभी तक सारे पॉइंट्स का किया उसका फाइनल एंड रिजल्ट क्या निकला? तो एंड रिजल्ट में नेट जीएसटी लायबिलिटी में सबसे पहला स्टेप 1 आउटपुट लायबिलिटी निकालना है, बोथ अंडर फॉरवर्ड चार्ज एंड रिवर्स चार्ज। फॉरवर्ड चार्ज में कर्नाटक वाली मेरी लायबिलिटी थी। नेक्स्ट ट्रांसपोर्टेशन ऑफ स्टूडेंट वाली मेरी लायबिलिटी थी। नेक्स्ट वेल्थ बैंक जो बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट को सर्विस दे रहा है उसमें मेरी लायबिलिटी थी। नेक्स्ट जो अभी रिकवरी एजेंट वाली सर्विस थी उसमें मेरी लायबिलिटी थी। करेक्ट। तो ये मेरी टोटल लायबिलिटी बनी अंडर फॉरवर्ड चार्ज, तो ये मेरी टोटल लायबिलिटी बनी अंडर फॉरवर्ड चार्ज। फिर उसके बाद बात करें रिवर्स चार्ज। रिवर्स चार्ज में एक लीगल वाली सर्विस में मुझे रिवर्स चार्ज में देना पड़ा, बस ये एक ही केस में मुझे रिवर्स चार्ज में देना था, तो ये बना मेरी टोटल लायबिलिटी अंडर रिवर्स चार्ज। तो टोटल लायबिलिटी अंडर रिवर्स चार्ज बन गया, तो मतलब मेरा टोटल जीएसटी पेबल क्या बना? 40,950, 40,950 और 31,500, 31,500। ये क्या है? ये मैं बोल सकता हूँ मेरा स्टेप 1 था। ये मेरा स्टेप 1 था कंप्यूटेशन ऑफ एक तरीके से जीएसटी लायबिलिटी आउटपुट और एज वेल एज रिवर्स चार्ज वाली। ठीक। अब रिवर्स चार्ज में आप जानते हैं ये वाला 31,500 कंपलसरी मुझे कैश में पे करना पड़ेगा, ये लायबिलिटी कैश में डिस्चार्ज करनी पड़ेगी। ठीक। अब उसके बाद इनपुट के स्टेटमेंट की बात करें तो इनपुट में कैटरिंग का आईटीसी आपको मिलेगा नहीं। दूसरा लीगल सर्विस, इसका आईटीसी आपने रिवर्स चार्ज में पे किया था उधर तो मिल जाएगा। फिर उसके बाद जनरल इंश्योरेंस, इसका भी आईटीसी मिलेगा नहीं, ब्लॉक है। तो आपके पास आईटीसी अवेलेबल ही कितना है? वही रिवर्स चार्ज वाला 31,500। तो इसको मैं बोल सकता हूँ ये मेरा स्टेप 2 है, ये मेरे स्टेप 2 का आंसर है। स्टेप 2 जहाँ हम आईटीसी निकालते हैं तो ये हमारे आईटीसी का आंसर हो गया। आईटीसी का आंसर होने के बाद अब क्या करना है? अब एडजस्टमेंट करना है। तो एडजस्टमेंट में आपके पास आउटपुट लायबिलिटी जो स्टेप 1 में आई थी 40,950, 40,950, ये कौन सी वाली? फॉरवर्ड चार्ज वाली। ध्यान रखना, गलती, एरिया ऑफ मिस्टेक, आप इसमें रिवर्स चार्ज की लायबिलिटी लेके एडजस्ट कर दिए, नंबर आपके 0 हो जाएंगे। करेक्ट। तो आपकी जीएसटी लायबिलिटी 40,950, 40,950 फॉरवर्ड चार्ज वाली थी, क्योंकि रिवर्स चार्ज वाली तो आपको हर केस में देना ही है। उसके बाद उसमें आपने आईटीसी का यूटिलाइजेशन किया। अब आईटीसी आपके पास 31,500 का था, इधर अपन ने निकाला था, ये 31,500 आपको यूज करना है। मतलब इनपुट आपके पास आईजीएसटी है, आउटपुट आपके पास सीजीएसजी है। आप किससे यूज करेंगे? तो आप जानते हैं मैनर ऑफ यूटिलाइजेशन यहाँ पे लगेगा 49 सबसेक्शन 5, और 49 सबसेक्शन 5 मैनर ऑफ यूटिलाइजेशन में क्या बोलता था कि मैनर ऑफ यूटिलाइजेशन में आपने कैसे यूटिलाइज करना है दोस्तों? तो मैनर ऑफ यूटिलाइजेशन में पहले इनपुट आईजीएसटी को आउटपुट आईजीएसटी से यूज करते हैं। आउटपुट आईजीएसटी तो यहाँ पे है नहीं फॉरवर्ड चार्ज में, तो स्टेप नंबर 2 क्या बोलता था? इनपुट आईजीएसटी को यूज करना है आउटपुट सीजी और आउटपुट एसजी, एनी ऑर्डर एनी प्रेफरेंस। ध्यान रखिएगा, एनी ऑर्डर एनी प्रेफरेंस, योर चॉइस, जैसे चाहो वैसे एडजस्ट कर सकते हो, बट लायबिलिटी मिनिमम आनी चाहिए। तो सबसे सिंपल तरीका जो मैंने आपको बताया था
कि मोस्ट ऑफ द केस में कई बार आप आधा आधा बांटेंगे तो आपका आंसर सही आ जाएगा। तो यहाँ पे वही किया गया, सजेस्टेड में भी आप 31,500 जो है इसको आप आधा आधा बांट दीजिए। तो 31,500 को अगर आपने आधा आधा बांट दिया 15,750 15,750 तो ये 25,200 25,200 हुआ। बट ऑल्टरनेटिव सॉल्यूशन भी पॉसिबल है, ध्यान रखिएगा जीएसटी में हमेशा एक ही आंसर सही होगा ये जरूरी नहीं है। कोई चाहे पूरा 31,500 इससे एडजस्ट करना वो भी कर सकता है, कोई 31,500 खाली एसजीएसटी से एडजस्ट करना वो भी कर सकता है, सारे ऑप्शंस ओपन हैं। ठीक, तो ये आपका लाइबिलिटी आया फॉरवर्ड चार्ज का इतना पे करने का, और उसके बाद रिवर्स चार्ज जो 31,500 देना है वो तो देना ही है। तो फाइनल लाइबिलिटी आपकी जो नेट जीएसटी पेबल आया, दिस इज योर फाइनल लाइबिलिटी की 25,200 25,200 और 31,500। बट अगेन आई रिमाइंड ऑल्टरनेटिव आंसर्स भी इसके पॉसिबल है। 25,200 25,200 इसलिए आया क्योंकि हमने आईजीएसटी के इनपुट को बराबर पूरी तरीके से यूटिलाइज किया था। तो ये क्या है, ये है हमारा पहला क्वेश्चन जो कि एक कंपलसरी क्वेश्चन कई बार आपको एग्जाम में प्रैक्टिस के तौर पे बन के आता है। ठीक बात है कि नहीं? यस। तो ये वाला टॉपिक भी हमारा यहाँ खत्म हुआ। अब उसके बाद अगले एरिया पे आ रहे हैं दोस्तों। अगला एरिया किससे रिलेटेड सवाल कर रहा है, किस चैप्टर की बात कर रहा है? डिटरमाइन द प्लेस ऑफ सप्लाई। प्लेस ऑफ सप्लाई आते ही आपका पूरा फोकस चला जाता है सिर्फ दो सेक्शन पे इंटर लेवल पे, वो है सेक्शन 10 और सेक्शन 12। 10 जो है वो बात करेगा किसकी? 10 बात करेगा प्लेस ऑफ सप्लाई गुड्स की, 12 बात करेगा प्लेस ऑफ सप्लाई सर्विस की। क्या बोलता है चलो देखते हैं। इन रिस्पेक्ट ऑफ द फॉलोइंग इंडिपेंडेंट केसेस बताना है। पहला, मिस्टर यू फ्रॉम माउंट आबू राजस्थान एन अनरजिस्टर्ड पर्सन ऑर्डर्ड वन लैपटॉप, यानी आपने क्या किया, लैपटॉप ऑर्डर किया एज अ गिफ्ट फॉर हिज फादर फ्रॉम ई कॉमर्स साइट जीलू रजिस्टर्ड इन मुंबई महाराष्ट्र। तो वो एक ई कॉमर्स वेबसाइट है जीलू करके, उससे ऑर्डर किया गया। टू बी डिलीवर्ड एट हिज पेरेंट हाउस लोकेटेड इन अहमदाबाद गुजरात। करेक्ट, डिलीवर कहाँ करना है? अहमदाबाद गुजरात करना है। ऑर्डर किसने किया? मिस्टर यू माउंट आबू राजस्थान वाला जो कि अनरजिस्टर्ड है। तो राजस्थान वाला जीलू को ऑर्डर करता है मुंबई वाले को, गुड्स को डिलीवर करना है कहाँ? अहमदाबाद गुजरात में। पर जो ऑर्डर कर रहा है वो अनरजिस्टर्ड है। ठीक, अगर वो रजिस्टर्ड पर्सन वाला केस होता है तो वहां आप जानते हैं बिल टू शिप टू मॉडल के केस में 10(1)(b) में आपका जवाब आ जाता है आईजीएसटी एक्ट का। माउंट आबू राजस्थान was mentioned as the permanent address of Mr. Yu at e-commerce site Zilu। ई कॉमर्स वेबसाइट में जो जीलू की साइट में जो एड्रेस रिकॉर्डेड था वो एड्रेस था माउंट आबू वाला राजस्थान वाला परमानेंट उसमें। करेक्ट, तो अब इसमें अपने को क्या करना है? प्लेस ऑफ सप्लाई को डिटरमाइन करना है दोस्तों। प्लेस ऑफ सप्लाई को डिटरमाइन करना है तो अब इस केस में प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा? तो आप जानते हैं ये गुड्स का ऑर्डर का केस है, इसके लिए स्पेसिफिकली सर्कुलर भी आ चुका था कि जब अनरजिस्टर्ड पर्सन ऑर्डर करता है तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा? तो द प्लेस ऑफ सप्लाई इन केस ऑफ गुड्स particularly being supplied through e-commerce platform, जो e-commerce के थ्रू दिया जाता है, टू अनरजिस्टर्ड पर्संस। किसको दिया गया? अनरजिस्टर्ड पर्संस को दिया गया। वेयर बिलिंग एड्रेस इज डिफरेंट फ्रॉम एड्रेस ऑफ डिलीवरी ऑफ गुड्स। मतलब बिलिंग एड्रेस जो था याद करो माउंट आबू का था और डिलीवरी एड्रेस जो है वो दूसरी जगह का था। तो फिर रिकॉर्डेड ऑन द इनवॉइस, तो वहां पे प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा? तो उस सवाल का जवाब उस सर्कुलर में क्या स्पेसिफिकली दिया गया था? उस सवाल के जवाब में स्पेसिफिकली दिया गया था कि बिलिंग एड्रेस ऑफ मिस्टर यू इन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ऑफ ZU इज माउंट आबू राजस्थान, बट डिलीवरी कहाँ पे होनी थी? डिलीवरी हैड टू बी मेड इन अ डिफरेंट डिलीवरी एड्रेस जो कि अहमदाबाद गुजरात है। तो उसमें सीधा सीधा बताया गया था कि प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा? तो याद करो दोस्तों, प्लेस ऑफ सप्लाई वो जगह होगा जहां पे आप गुड्स की डिलीवरी देंगे। करेक्ट, अनरजिस्टर्ड व्यक्ति वाला केस था, सर्कुलर का जवाब है कि इसका प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा? जहां पे एड्रेस ऑफ डिलीवरी दिया गया था गुड्स का, विच इज अहमदाबाद गुजरात। तो इसका प्लेस ऑफ सप्लाई अहमदाबाद गुजरात माना जाएगा। करेक्ट, तो ये पहला वाला सवाल सर्कुलर के थ्रू आ गया। दूसरा, मिस्टर ओमान। तो मिस्टर ओमान जो है अ टूरिस्ट फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया विजिटेड इंडिया इन द मंथ ऑफ सितंबर। तो एक ऑस्ट्रेलिया का एक टूरिस्ट मिस्टर ओमान इंडिया आया सितंबर मंथ में। ही गॉट रिपेयर्ड हिज कैमरा ड्यूरिंग हिज विजिट टू उदयपुर। जब वो उदयपुर गया तो उसने अपने कैमरे को क्या कराया? एक तरीके से रिपेयर कराया उदयपुर राजस्थान। बाय मिस्टर आर हु ऑल्सो विजिटेड उदयपुर एट द सेम टाइम। तो मिस्टर आर ने कैमरा को रिपेयर करके दिया जो इत्तेफाक से उस वक्त उदयपुर में था।
मिस्टर आर इज रजिस्टर्ड एट न्यू दिल्ली, मिस्टर आर इज रजिस्टर्ड एट न्यू दिल्ली, ये क्या हो गया, ये आपके लिए हो गया एक तरीके से सिंपल लैंग्वेज में बोलूँ तो लोकेशन ऑफ सप्लायर। ये क्या हो गया, दिस इज योर लोकेशन ऑफ सप्लायर, जिसने सर्विस दी वो कहाँ का है, दिल्ली वाला है। मिस्टर ओमान प्रोवाइडेड एड्रेस ऑफ हिज फ्रेंड हु रिसाइड्स एट मुंबई महाराष्ट्र टू बी मेंशन्ड इन द बिल इशूड बाय मिस्टर आर फॉर रिपेयरिंग ऑफ सर्विस। मतलब एड्रेस क्या दिया गया, मुंबई महाराष्ट्र वाले फ्रेंड का एड्रेस दिया गया। याद करो अब प्लेस ऑफ सप्लाई कैसे निकालना है, सर्विस। तो जिनके लिए कोई स्पेसिफिक केस नहीं बनता वहां पे आप जानते हैं क्या लगता है, वहां पे लगता है जनरल रूल। और जनरल रूल जो प्लेस ऑफ सप्लाई का, याद करो कहाँ दिया हुआ है, वो दिया हुआ है 12(2) में। 12(2) में क्या बोलता था, अगर रेसिपिएंट रजिस्टर्ड है तो फिर लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट, लेकिन अगर रेसिपिएंट रजिस्टर्ड नहीं है तो फिर आप क्या चेक करते थे, एड्रेस ऑन रिकॉर्ड। अगर एड्रेस ऑन रिकॉर्ड अवेलेबल है तो फिर वापस से लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट, लेकिन अगर वो अवेलेबल नहीं होता तो फिर लोकेशन ऑफ सप्लायर। तो यहाँ पे रेसिपिएंट जिसके नाम पे आपने बिल किया, क्या उसका एड्रेस अवेलेबल है, तो एड्रेस आपने बोला था कि फ्रेंड हु रिसाइड्स एट मुंबई महाराष्ट्र टू बी मेंशन्ड इन द बिल, टू बी मेंशन्ड इन द बिल, तो आपने मुंबई महाराष्ट्र मेंशन करने की बात करी थी। तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा, तो प्लेस ऑफ सप्लाई के लिए देखिए जवाब, प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस एक्सेप्ट स्पेसिफाइड सर्विस मेड टू एनी पर्सन other than the registered person shall be location of recipient, location of recipient where address on record exists, जहाँ पे एड्रेस ऑन रिकॉर्ड होता है। तो यहाँ पे एड्रेस ऑन रिकॉर्ड आपने दिया था मुंबई महाराष्ट्र, हेंस प्लेस ऑफ सप्लाई विल बी मुंबई महाराष्ट्र। तो ये प्लेस ऑफ सप्लाई का सवाल भी हमसे बन गया। आगे बढ़ते हैं। एग्जामिन माफ कीजिएगा, एग्जामिन द टेक्सेबिलिटी ऑफ सप्लाईज इन फॉलोइंग इंडिपेंडेंट केसेज। अगेन आप एक एक केस जो आप पढ़ रहे हो वो सब इंडिपेंडेंट केसेज है, करेक्ट। तो फॉलोइंग इंडिपेंडेंट केसेज इन टर्म्स ऑफ रेलिवेंट प्रोविजन ऑफ द जीएसटी एक्ट, ब्रीफ रीजन शुड फॉर्म पार्ट ऑफ योर आंसर। पहला सवाल देखते हैं क्या बोलता है, मिस्टर सत्या अ फिजियोथेरेपिस्ट रजिस्टर्ड विथ रिकॉग्नाइज्ड पैरामेडिक्स अथॉरिटी प्रोवाइडेड सर्विसेज टू मिस्टर दयाल फॉर रिस्टोरिंग मोबिलिटी आफ्टर हिज स्पाइन सर्जरी एंड चार्ज्ड 10,000 पर मंथ। क्या चार्ज किया, 10,000 पर मंथ। कौन चार्ज कर रहा है, सत्या हु इज अ फिजियोथेरेपिस्ट। सर्विस कंप्राइज्ड ऑफ रेगुलर होम विजिट फॉर फिजियोथेरेपिस्ट सेशन ऑफ 1 आवर, 1 घंटे आएगा और उसके लिए ये सर्विस ली गई। अब प्लेस ऑफ सप्लाई जो है, सॉरी यहाँ पे अपना टैक्सेबिलिटी होगा कि नहीं वो पूछा गया है सवाल में। अब ये टैक्सेबल है कि नहीं, तो याद करिए एग्जामिशन में आप पढ़ते थे हेल्थ केयर, हेल्थ केयर का एग्जामिशन जो आप पढ़ते थे, 3 तरीके की लोग जो सर्विस देंगे उनको हेल्थ केयर सर्विस मानते थे। तो उसमें आप 3 में से आप एक तरीके से क्लिनिकल इस्टेब्लिशमेंट बोलते थे, ऑथराइज्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर बोलते थे, और तीसरा कौन होता था, पैरामेडिक्स। पैरामेडिक्स को भी ट्रेन स्टाफ मानते थे, हेल्थ केयर स्टाफ मानते थे, और उसके अंदर आते थे फिजियोथेरेपिस्ट। तो क्या ये एक तरीके से माना जाएगा कि ये हेल्थ केयर सर्विस है? यस, दिस विल बी ट्रीटेड एज हेल्थ केयर सर्विस। और अगर ये हेल्थ केयर सर्विस है तो बोलो क्या एग्जेम्पशन मिलेगी कि नहीं मिलेगी? तो ये एग्जेम्पशन मिलेगी। किस में मिलती थी, याद करिए। तो ये एग्जामिशन आपको मिलेगी एंट्री नंबर 74 नोटिफिकेशन 12/2017। तो देखिए हेल्थ केयर सर्विस, तो ये जो हेल्थ केयर सर्विस है जानते हैं, मैं आपको बता चुका कहाँ पे मिलेगा एग्जामिशन। तो ये एग्जामिशन जो आपको मिलेगा, दिस एग्जामिशन विल बी एंट्री नंबर 74। तो जो एंट्री 74 है नोटिफिकेशन 12/2017 का, तो वहां पे ये चीज स्पेसिफिकली एग्जेम्प्ट की गई है। तो हेल्थ केयर सर्विस बाय क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एंड ऑथराइज्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर और पैरामेडिक्स आर एग्जेम्प्ट। तो किसका एग्जेम्प्शन है, और पैरामेडिक्स आर एग्जेम्प्ट। फर्दर पैरामेडिक्स आर ट्रेन्ड हेल्थ केयर प्रोफेशनल। तो पैरामेडिक्स हेल्थ केयर प्रोफेशनल होते हैं, इसलिए वो चीज पूरी तरीके से एग्जेम्प्ट हो जाएगी। तो फाइनल कंक्लूजन क्या निकला, सर्विस इन इंडिपेंडेंट कैपेसिटी आर एग्जेम्प्ट। तो ये चीज क्या होगा, पूरी तरीके से एग्जेम्प्ट होगा। अब एग्जेम्पशन के बाद अगला सवाल, करेक्ट, अगला सवाल आपसे क्या किया गया, अगला सवाल देखते हैं। मेसर्स पौष्टिक आहार प्रोवाइडेड सर्विसेज टू शिशु रक्षा एंड आंगनवाड़ी बाय वे ऑफ सर्विंग ऑफ फूड इंक्लूडिंग मिड डे मील्स फॉर 6,000 रुपए पर मंथ, करेक्ट। तो मतलब मिड डे मील्स प्रोवाइड किया जा रहा है 6,000 रुपए महीने में। शिशु रक्षा सर्व फूड टू स्टूडेंट्स इन आंगनवाड़ी under midday meals scheme sponsored through donation from corporates।
तो कॉर्पोरेट से डोनेशन मिला और मिड डे मील स्कीम थी, तो वहां पे आंगनवाड़ी वालों को ये सर्विस दी गई थी 6,000 पर मंथ में। सवाल है क्या ये टैक्सेबल होगा कि ये एग्जेम्प्ट होगा। अब इसके अगर जवाब की बात करें तो याद करो अगेन एजुकेशन रिलेटेड सर्विसेज में ये सबको एजुकेशन का पार्ट माना गया था, और एजुकेशन का जब पार्ट किया जाता है तो उसमें हमने देखा था कि जो भी कैटरिंग की सर्विस होती है इंक्लूडिंग मिड डे मील्स की सर्विस, वो जो भी सर्विस दी जाती है ये कंप्लीटली एग्जेम्प्ट होती है अगर वो कैटेगरी 1 एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को दिया जाता है। तो इस केस में आंगनवाड़ी को स्पेसिफिकली सर्कुलर्स के थ्रू बताया गया था कि भले ही इनफॉर्मल होते हैं लेकिन ये एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है, और एग्जेम्पशन जो है इनको भी अवेलेबल होती है। इनकी एग्जेम्पशन जो आप जानते हैं कहाँ अवेलेबल है, तो ये एग्जेम्पशन सेम नोटिफिकेशन 12 में अवेलेबल है ऑब्लिक 2017, और एंट्री नंबर आप देखेंगे तो एंट्री 66, एंट्री 66 के अंदर अगर आप क्लॉज याद आ रहा हो तो 66 के अंदर क्लॉज बी का सेकेंड पॉइंट जब आपने पढ़ा था वहां पे ये चीज को एग्जेम्पशन दिया गया था। करेक्ट, इसलिए फाइनल ये सब चीजें क्या होंगी, एग्जेम्प्ट होंगी। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो डोनेशन कॉर्पोरेट से मिला था कि गवर्नमेंट से मिला था। करेक्ट। तीसरे अगर बात करें तो फीस चार्ज बाय पासपोर्ट सेवा केंद्र टू दादा एक्सपोर्ट लिमिटेड फॉर इशू ऑफ पासपोर्ट टू इट्स एम्प्लॉयज टू विजिट फॉरेन कंट्रीज फॉर एक्सपोर्ट बिजनेस। यानी याद करिए जब आप पासपोर्ट के लिए अप्लाई करते हैं तो आपको कुछ पासपोर्ट सेवा केंद्र मतलब कुछ फीस पे करनी पड़ती है पासपोर्ट के एप्लीकेशन के लिए, तो वो जो एप्लीकेशन देते हैं क्या उस पर कभी जीएसटी लगा, खुद याद करिए। करेक्ट। तो ऐसे केस में गवर्नमेंट की सर्विसेज जो होती है उसके अंदर ये आता है, और उसके अंदर स्पेसिफिकली इस सर्विसेज को एग्जेम्प्ट किया गया है। तो पासपोर्ट सेवा वाली सर्विस को एग्जेम्प्ट कैटेगरी में डाला गया है, इसलिए दिस इज एंटायरली एग्जेम्प्ट। क्या बोला गया कि ये एग्जेम्प्ट सर्विस रहेगी जो गवर्नमेंट सर्विस देती है, सर्विस प्रोवाइडेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, तो उसके अंदर एग्जेम्पशन पूरी तरीके से अवेलेबल होगा। तो ये वाला पॉइंट भी हमारा हो गया। ठीक, तो आते हैं अगले सवाल की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिस्टर बोस टुक अ हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी फॉर कवरेज अमाउंट ऑफ 5 लाख रुपए अपॉन पेमेंट ऑफ प्रीमियम ऑफ 10,000 एनुअली एक्सक्लूसिव ऑफ जीएसटी फ्रॉम स्वास्थ्य बीमा इंश्योरेंस कंपनी ऑन 1 अक्टूबर 24। तो ये लिया गया था कब, 1 अक्टूबर 24 को। मिस्टर बोस हैड नो क्लेम ड्यूरिंग 24-25 ऑन 1 अक्टूबर को 25 को मतलब अगले साल स्वास्थ्य बीमा इंश्योरेंस कंपनी ऑफर्ड अ डिस्काउंट ऑफ 5%। हाँ, इतना पढ़ते एग्जाम में आपको तुरंत रिकॉल होना चाहिए। बोलो कुछ याद आ रहा है, इससे जुड़ा हुआ अपन ने सर्कुलर पढ़ा था, सेम एग्जाम्पल मैंने आपको क्लास में दिया था, बताइए वो एग्जाम्पल आरटीपी में छप के आ गया। ठीक, तो अभी क्या होना था, 10,000 का इंश्योरेंस था, अब क्योंकि उसने क्लेम नहीं किया तो इंश्योरेंस कंपनी ने 5% डिस्काउंट दिया रेन्यूअल प्रीमियम पे, हैविंग अ क्लेम फ्री ईयर, इसलिए इंश्योरेंस कंपनी ने डिस्काउंट ऑफ 5% दिया। करेक्ट। अब पक्का बात है आगे क्या लड़ाई झगड़ा चल रहा होगा कि जीएसटी किस पे लगाना है, 10,000 पे, कि डिस्काउंट माइनस होने के बाद जो फिगर आएगा उस पे। स्वास्थ्य बीमा कंपनी मेक्स द डिस्क्लोजर ऑफ द फैक्ट ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ डिस्काउंट, वो अपने इनवॉइस में जब आप रिन्यूअल कराने जाते हो तो बता देती है कि नो क्लेम बोनस के नाम पे इतना पैसा दिया जाएगा, सब्जेक्ट टू कंडीशंस टू मिस्टर बोस इन द इंश्योरेंस पॉलिसी डॉक्यूमेंट itself there is a specific mention। क्या स्पेसिफिक मेंशन हो रहा है, डिस्काउंट इन फॉर्म ऑफ नो क्लेम बोनस इन इनवॉइस इशूड, मतलब वहां स्पेसिफिकली बताया गया इनवॉइस में, तो आपको याद आ रहा हो तो 15 सबसेक्शन 3 क्लॉज ए, अगर डिस्काउंट को माइनस करना है उसकी शर्त क्या थी कि इनवॉइस में वो चीज डिस्क्लोज होनी चाहिए, वो हो गया। एज पर मिस्टर बोस अकाउंटेंट, उसके क्या कहना है अकाउंटेंट का, ही हैज टू पे जीएसटी ऑन होल रेन्यूअल प्रीमियम, यानी पूरे 10,000 पे जीएसटी देना पड़ेगा, ऐसा कहना है किसका, उसके अकाउंटेंट का, विदाउट एनी डिडक्शन। क्यों, क्योंकि नो क्लेम बोनस इज फॉर एग्रीइंग टू ऑब्लिगेशन टू रिफ्रेन फ्रॉम एन एक्ट, तो वो एग्रीइंग टू रिफ्रेन फ्रॉम एन एक्ट की सर्विस है, ऐसा कहना है उसके अकाउंटेंट का। आपने बताना है क्या कंटेंशन ऑफ अकाउंटेंट इज करेक्ट, 100% एज पर सर्कुलर द कंटेंशन ऑफ अकाउंटेंट इज इनकरेक्ट, तो वो कंटेंशन इनकरेक्ट रहेगा। ये सर्कुलर के थ्रू भी गवर्नमेंट ने स्पेसिफिकली क्लियर किया था। करेक्ट, तो ये वही सर्कुलर का डिस्कशन है, तो याद करिए 15 सबसेक्शन 3 क्लॉज ए की रिक्वायरमेंट थी, इनवॉइस में होना चाहिए, तो यहाँ पे जीएसटी किस पे लगेगा, जीएसटी जो है वो आफ्टर जो डिस्काउंट है उसी लगेगा, तो कंटेंशन ऑफ अकाउंटेंट इज नॉट करेक्ट इन व्यू ऑफ अबव मेंशन्ड प्रोविजन। इसका मतलब वो जो नो क्लेम बोनस है जीएसटी जो है उसके बाद का लगेगा, उसे एग्रीइंग टू ऑब्लिगेशन टू रिफ्रेन फ्रॉम एन एक्ट नहीं माना जाएगा। ठीक, आखिरी सवाल इस आरटीपी का, चलिए आखिरी सवाल पे आते हैं।
डिटरमाइन वेदर लाइबिलिटी टू ऑब्टेन रजिस्ट्रेशन अराइजेस और नॉट अंडर जीएसटी लॉ। मतलब अब ये किससे रिलेटेड सवाल हो गया दोस्तों, ये सवाल हो गया लाइबिलिटी टू ऑब्टेन रजिस्ट्रेशन, क्या रजिस्ट्रेशन लेने के लिए लाइबल है कि नहीं। चलिए पहला, मिस्टर जी फ्रॉम दिल्ली इज डीलिंग इन परचेज सेल ऑफ सिक्योरिटीज, परचेज सेल किसका, सिक्योरिटीज का, इन हिज ओन अकाउंट फ्रॉम सेकेंडरी मार्केट, he disclosed the transaction of purchase sale of securities in trading account and treated the same as business income। उसने इसे अपनी business income बताया, टर्नओवर जो है 75 लाख है, इज ही लाइबल फॉर रजिस्ट्रेशन। करेक्ट। अब अगर आपको याद आ रहा हो तो रजिस्ट्रेशन कब कराना पड़ता है, अगर आपका टर्नओवर क्रॉसेस द थ्रेशोल्ड लिमिट एग्रीगेट टर्नओवर, लेकिन वो एग्रीगेट टर्नओवर में सप्लाई किसका होना चाहिए, या तो गुड्स का या सर्विस का। और सिक्योरिटीज याद करिए, सिक्योरिटीज ना गुड्स होता है ना सर्विस होता है। गुड्स की डेफिनेशन 252 में भी सिक्योरिटीज बाहर है, सर्विस की डेफिनेशन 2102 में भी सर्विस पूरी तरीके से बाहर है। और जब आप कोई ऐसा काम करते हैं जो नाइदर सप्लाई ऑफ गुड्स नो सप्लाई ऑफ सर्विस हो, तो फिर सेक्शन 23 अप्लाई हो जाएगा। और 23 क्या बोलेगा कि आपको जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कराने की कोई लाइबिलिटी ही एग्जिस्ट नहीं करती है। करेक्ट। तो क्या बोलता है, एनी पर्सन हु इज एंगेज एक्सक्लूसिवली इन बिजनेस ऑफ सप्लाइंग गुड्स सर्विस बोथ विच आर नॉट लाइबल टू टैक्स or wholly exempt from tax under GST shall not be liable for registration। तो आपको रजिस्ट्रेशन नहीं कराना पड़ेगा। करेक्ट। तो यहाँ पे जो सिक्योरिटीज है, सेल ऑफ शेयर्स आर नाइदर गुड्स नॉर सर्विसेज, ये दो की लाइन होगी आपके आंसर की। करेक्ट। वैसे लास्ट केस, तो लास्ट केस क्या बोलता है, KLJ फाउंडेशन फ्रॉम जयपुर राजस्थान, a charitable trust registered under 12AB of the IT Act is engaged in supply of various services by charitable trust। तो वो चैरिटी की सर्विस देती है। KLJ फाउंडेशन receipts for preceding financial year was 30 लाख। whether KLJ फाउंडेशन is required to take registration, मतलब चैरिटेबल ट्रस्ट और रिलीजियस ट्रस्ट के बारे में पूछा है दोस्तों। तो याद करो, चैरिटेबल और रिलीजियस ट्रस्ट का जो भी सर्विस है, जो भी सर्विस वो देते हैं बाय वे ऑफ चैरिटी, उसको भी स्पेसिफिकली जीएसटी में एग्जेम्प्ट किया गया है। और जब स्पेसिफिक एग्जेम्पशन आता है तो फिर वहां पे आपको अंडर सेक्शन 23 रजिस्ट्रेशन कराने की कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं बनती। इसलिए फाइनली क्या बोला, जो एक्सक्लूसिवली एंगेज इन सप्लाइंग सर्विसेज हैं ये एग्जेम्प्ट है, तो इसका मतलब वो क्या होगा, दे आर नॉट लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन। तो मतलब वो लोग लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन नहीं रहेंगे। ठीक। सो अ चैरिटेबल ट्रस्ट जो है वो लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन नहीं रहने वाला। आगे बात समझ में। तो ये अपना पूरा आरटीपी का डिस्कशन था दोस्तों जनवरी 2026 अटेम्प्ट के लिए। चलिए, होप यू वुड हैव रिकॉल्ड ऑल